हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले टॉपिक में या सबसे पहले लेक्चर में हमने एक चीज कवर की थी जो थी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमने इंट्रोडक्शन वहाँ पर कंप्लीट किया था। उसके बाद इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने दिक् लवण पढ़े थे और हमने संकुल लवण पढ़े थे। केवल हमने इनके बारे में जाना था। ठीक है, दूसरे लेक्चर में जो हमने किया था उसमें हमने किया था वर्नर सिद्धांत। हमने वर्नर का सिद्धांत पढ़ा था दूसरे लेक्चर में। वर्नर सिद्धांत से संबंधित जो जितनी भी फिनोमिनास थी उन सब का हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हम थोड़ा तीसरे लेक्चर में आ रहे हैं। तो तीसरे लेक्चर में हमें जो दिक् लवण है और संकुल लवण है उसमें एक अंतर पढ़ना है। एक टॉपिक तो ये करना है और दूसरा ये करना है कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस बनती हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थात दूसरा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतर की, और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे, आप उनको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो हम देते हैं सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि दिक् लवण और संकुल लवण में अंतर। ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप में ही बना लेते हैं। दिक् लवण एवं संकुल लवण में अंतर। संकुल लवण में अंतर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आप इस दिक् लवण को दिक् यौगिक भी बोल सकते हैं, जालक यौगिक भी बोल सकते हैं, संकुल लवण को संकुल यौगिक भी बोल सकते हैं, उपसय संयोजक यौगिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम अंतर पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, तो बेहतर होगा कि इन अंतर के लिए हम दिक् लवण को एक साइड लिख देते हैं और संकुल को एक साइड लिख देते हैं, और बीच में हम इनको अलग अलग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एक तरफ मैंने लिख दिया दिक् लवण और एक तरफ मैंने लिख दिया संकुल लवण। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिक् लवण को हमने अभी क्या नाम से पुकारा था, इसे जालक यौगिक भी बोलते हैं, जालक यौगिक। और इसको हम क्या बोल देते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है भाई, चलो अब हम सबसे पहला अंतर तो हम इनकी डेफिनेशन से निकल के आ सकता है कि हमने क्या कहा था कि जो दिक् लवण होते हैं वो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में अपने सभी सरल आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो क्या कह देंगे कि दिक् लवण पहला ही पॉइंट अंतर का रहने वाला है, वो ये है कि दिक् लवण ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं। ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में सभी सरल आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये बात हुई। यहां क्या लिखेंगे अपन, संकुल में क्या होता है कि ये ठोस अवस्था में स्थायी ये भी होते हैं और ठोस अवस्था में स्थायी ये भी होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में भी स्थायी होते हैं, अर्थात ये अपने सभी सरल आयनों में वियोजित नहीं होते। हम बात करते हैं क्या कहे थे कि संकुल लवण
ठोस अवस्था में तो स्थायी होते ही हैं, स्थायी होते ही हैं, होते ही हैं, लेकिन जलीय विलयन में भी, लेकिन जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व, अपना अस्तित्व पूर्णतः नहीं होते, पूर्णतः नहीं होते। मतलब जलीय विलयन में भी ये संकुल के गुण दर्शाएगा। उपसंयोजक यौगिक होने का ये क्या दर्शाएगा? गुण दर्शाएगा। अर्थात अर्थात सभी सरल आयनों में, सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बात आ रही है यहां तक समझ में आपको? पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे अंतर की बात करते हैं। दूसरे अंतर तो हमने क्या कहा था कि इसके अंदर जो दिक् लवण होते हैं उसमें हम सभी सरल आयनों का परीक्षण कर सकते हैं। अर्थात मैं यहां लिख देता हूं कि दिक् लवणीय, इसमें सभी सरल आयनों का, सभी सरल आयनों का परीक्षण कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी सरल आयनों का परीक्षण कर सकते हैं। चलो मैं साथ ही एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप इस एग्जांपल को इस सारणी से थोड़ा पास अगले पेज में लिखना या फिर कुछ जगह छोड़ करके लिखना। पहले कॉपी में लिख लो, उसके बाद आप इसमें इंक्लूड कर देना जब ये अपना अंतर पूरा हो जाए, तो उसके बाद नोट पॉइंट के रूप में एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैंने एक दिक् लवण लिया, दिक् लवण आपका कौन हो सकता है? फिटकरी हो सकता है, मोहर लवण हो सकता है, आपका क्रोम एलम हो सकता है, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट अर्थात मोहर लवण, ठीक है, कार्मेलाइट हो सकता है। बहुत सारे यौगिक, हमने बहुत सारों की बात की थी। तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने फिटकरी लिया, क्या लिया भाई? फिटकरी, फिटकरी लिया। फॉर्मूला क्या होता है फिटकरी का? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब क्या करते हैं कि ये ठोस अवस्था में स्थायी है लेकिन जलीय विलयन में पूर्ण, जल में घोलो इसको। तो जल में घोलने पर अब मैं जल में क्या एक पर्सनली टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं, एक उस टेस्ट ट्यूब में इसको मैंने घोल दिया। यहां मैंने डाल दिया, क्या नाम है इसका? फिटकरी डाल दिया। मैं इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूं, फिटकरी डाल दिया और इसमें जल डाल दिया, फिटकरी और जल। अब इसमें उपस्थित जो सभी सरल आयन हैं, इसमें उपस्थित कौन कौन से सरल आयन हैं? एक तो K+ है, एक SO4-2 है, एक Al+3 है। तो इन सभी का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम परीक्षण के लिए, हम परीक्षण किसका कर सकते हैं? K+ का परीक्षण कर सकते हैं। हम यहाँ पर सल्फेट का परीक्षण कर सकते हैं, SO4-2। हम एल्यूमिनियम+3 का परीक्षण कर सकते हैं। अर्थात हम कोई प्रयोग लगाएंगे और प्रयोग के दौरान K+ पोटेशियम के जो आयनों का जो परीक्षण है वो ये फिटकरी दे देगा, सल्फेट आयनों का परीक्षण फिटकरी दे देगा, एल्यूमिनियम आयनों का परीक्षण फिटकरी दे देगा। आयनों का परीक्षण 12th क्लास में है आपके प्रायोगिक में, तो आप वहां से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल हो सकता है। जैसे मैं इसी को हटा करके फिटकरी की जगह में मोहर लवण ले लेता हूं, मोहर लवण, इसे बोलते हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसके अंदर होता क्या है कि ये एक मोहर लवण है जिसे बनाने वाले थे कार्ल फ्रेडरिक मोहर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां भी बन जाता है कि मोहर लवण को किसने बनाया, तो उसका नाम है कार्ल फ्रेडरिक मोहर। और इन्हीं के नाम के आधार पर इस फेरस अमोनियम सल्फेट का नाम जो पड़ा है वो पड़ा है मोहर लवण। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे मैं मोहर लवण का एग्जांपल लूं तो मोहर लवण का फॉर्मूला क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट, एक फेरस का सल्फेट ले लो और एक अमोनियम का सल्फेट ले लो, बहुत आसान है। FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट है तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 और यहाँ 6H2O काम में आते हैं। तो यहां से जो आयन देगा तो आयरन Fe का
Fe का आयन दे देगा Fe+2 और NH4+2 और आपका कौन सल्फेट SO4-2 आयन मिल जाएंगे। आ रही यहाँ तक बात समझ में। इस प्रकार से हम Fe का परीक्षण कर सकते हैं NH4+2 सॉरी प्लस और SO4-2 का परीक्षण कर सकते हैं। बहुत आसान है परीक्षण, अर्थात इसमें सभी सरल आयन जितने भी सरल आयन बन रहे हैं सभी का परीक्षण हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इधर चल करके कि इसमें क्या होगा। तो इसमें हम कहेंगे कि सभी सरल आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसमें लिख देंगे कि इसमें सभी सरल आयनों का परीक्षण नहीं कर सकते भाई साहब, सभी सरल आयनों का परीक्षण नहीं कर सकते। जिसमें एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने लिया K4FeCN का होल 6, इसको मैंने जल में घोला, भाई साहब जल में घोला, तो जल में घोलने पर यह आयन देगा। अब इसने आयन जो दिए वो एक तो दे दिया K+ आयन और एक दे दिया FeCN का होल 6-4, 2 आयन दे दी। अब बात ये आती है कि इसके अंदर जो सरल आयन है वो है K+, Fe+2CN- सरल आयन तो ये है, लेकिन परीक्षण ये केवल और केवल एक ही आयन का दे रहा है K+ का, अर्थात यहाँ Fe+2 का कोई परीक्षण नहीं मिलेगा, Cn- का कोई परीक्षण नहीं मिलेगा। इससे ये स्पष्ट हो रहा है इसमें सभी सरल आयनों का परीक्षण नहीं कर सकते, अर्थात ये अपना अस्तित्व पूर्णतः नहीं खो रहे। यहाँ पर भी आयन है और यहाँ पर भी आयन विद्यमान है, तो यही हम बताना चाह रहे थे संकुल यौगिकों में। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा हो क्यों रहा है। तो एक चीज और नोट डाल करके अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट डाल करके क्या लिखेंगे कि जैसे मैंने कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, ऑक्सीजन यौगिक लिया, जैसे मैंने ले लिया आपका यहाँ पे, इसी को ले लेता हूँ K4FeCN का होल 6। आ रही यहां तक बात समझ में? चाहो तो यहां पढ़ लो। चलो अब देखो होता क्या है, होता ये है कि ये एक आयन बना है, ये एक सरल आयन बना है, सभी सरल आयन बने, सॉरी सभी सरल आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ बने थे सरल आयन, तो इस चीज को तो मैं यहाँ पर सरल आयन बोल सकता हूँ, अर्थात यहाँ इस सरल आयन है। और ये एक आयन बना है जिसे हम जटिल आयन बोलते हैं, हमने बात पहले भी की थी। और यदि अब समझ में नहीं आ रहा है तो इसको समझने से पहले हमारे लेक्चर नंबर 1 को समझ लेंगे, तो ये चीजें बहुत आसानी समझ में आने वाली है। ठीक है, ये जटिल आयन है। फिर हम थोड़ा और आगे चलें। हमने क्या किया कि सरल आयन है और सरल आयनों में हमने कहा था कि आयनिक बंध पाए जाते हैं। सरल आयन कहाँ से बन रहा है? एक तो ये आयन था, एक परमाणु ये है और एक ये स्पीसीज है, मैं स्पीसीज बोलता हूँ, ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। अब ये आयन बन रहे हैं तो इनके बीच में जो यहाँ बंध बन रहा है वो है आयनिक बंध। बेटा कौन सा बंध है? आयनिक बंध है। ये बात आप हमेशा समझेंगे कि ये वर्गाकार कोष्ठक है जिसे हम गुरु कोष्ठक कहते हैं। गुरु कोष्ठक व उसके बाद आने वाली या उससे पहले या उसके बाद आने वाली स्पीसीज के मध्य जो बंध होता है वो कैसा होता है? आयनिक होता है। और उस गुरु कोष्ठक के अंदर लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जो बंध होता है ये होता है उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध। चलो बात आ रही यहां तक समझिए, बहुत आसान है। तो हमारे दो अंतर हो गए, एक और एक दो अंतर हो गए। अगला अंतर हमारा ये बॉन्डिंग से संबंधित है। जो द्विक लवण होते हैं उनमें आयनिक बंध ही पाए जाते हैं, क्योंकि सभी सरल आयन बन जाते हैं तो वहां आयनिक बंध पाए जाते हैं। लेकिन संकुल लवणों में होता क्या है कि सरल आयन तो बनता ही है, एक सरल आयन तो होते ही हैं, अर्थात आयनिक बंध भी पाया जाता है और साथ ही उपसह संयोजक बंध भी पाया जाता है, अर्थात आयनिक बंध और उपसह संयोजक बंध दोनों पाए जाते हैं। चलो हम यही बात लिख देते हैं। ये नोट पॉइंट है, आप इनको हमेशा अपनी कॉपी के या तो ऊपर लिख लिया करो, जो कॉपी के ऊपर थोड़ी सी जगह बचती है वहां पर, या फिर अलग से भी लिख सकते हो। चलो अगला पॉइंट, यहाँ हमने क्या कहा था कि दिक लवणों में या इनमें, मैं सीधा सा लिख देता हूं, सर्वनाम वर्णों का भी यूज किया करें आप लोग। इनमें
इनमें मतलब दिक लवणों में कौन से बंध पाए जाते हैं? दिक लवणों में आयनिक बंध पाए जाते हैं, आयनिक बंध पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और यहां क्या पाए जाते हैं? यहां इनमें आयनिक व उपसह संयोजक बंध पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। इनमें आयनिक व उपसह संयोजक बंध पाए जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब क्या होता है? अब ये देखो, अब दिक लवण है। अब दिक लवणों में क्या बन रहे थे? सभी सरल आयन बन रहे थे। दिक लवणों में क्या बन रहे थे भाई? सभी सरल आयन। तो जो दिक लवणों के गुण होंगे वो भी तो अपने सभी सरल आयनों के गुण होंगे। गुण किससे बनते हैं? गुण इन्हीं से तो बनेंगे। दिक लवण के गुण किसके गुण होंगे? सभी सरल आयनों के गुण होंगे। लेकिन संकुल के जो गुण होंगे वो सरल आयनों के गुण नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सरल आयनों के साथ साथ वो कौन से आयन और देता है? जटिल आयन और देता है। तो सभी सरल आयनों के गुण नहीं होते। तो वही चीज लिखनी है यहाँ पर। अगला पॉइंट में हम क्या और लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि दिक लवण के गुण, दिक लवण के गुण, दिक लवण के गुण अपने सभी सरल आयनों के गुण होते हैं, सभी सरल आयनों के गुण होते हैं, गुण होते हैं। ये गुण है, अपने सभी सरल आयनों के गुण होते हैं। लेकिन यहां क्या होगा? यहां ऐसा नहीं होगा। अर्थात संकुल लवणों के गुण, संकुल लवणों के गुण अपने सभी सरल आयनों के गुण नहीं होते। सरल आयनों के गुण नहीं होते। अर्थात जो भी प्रॉपर्टीज होंगी संकुल की वो डिपेंड नहीं करेंगी कि सरल आयन के गुण हैं तो उसी के आधार पर ये सारी चीजें हो जाए। जबकि दिक लवण में जो आपके सरल आयन हैं उन्हीं के आधार पर उसके गुणों का डिफाइन होता है। जैसे फिटकरी है, फिटकरी के प्लस आयन देता है। जैसे फिटकरी है आपका, वो क्या देता है? के प्लस आयन देता है। देता है कि नहीं देता? ऑफकोर्स देता है। के प्लस आयन, अभी आपने कभी देखा होगा शेविंग क्रीम जो शेविंग करवाने जाते हैं तो कभी हमारे कट लग जाता है तो वो क्या करता है कि फिटकरी को पानी में घोल करके, बेटे कैसे? पानी में घोल करके हमारे लगाता है। तो जैसे ही वो लगाता है तो हमारा खून आना जो बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। अर्थात ऋणायनिक कणिकाएं होती है, ऋणायनिक कणिकाएं होती हैं जो कि के प्लस से क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है, स्कंदन हो जाता है, जम जाता है और खून वहीं की वहीं जम जाता है। अर्थात पानी में घोला तभी तो के प्लस के गुण आए, वरना घोलते नहीं तो उसमें के प्लस थे ही नहीं। वो एक फिटकरी था, एक ठोस अवस्था में था और स्थायी था, वो फिटकरी था। उसके अलावा उसमें कोई आयनों की कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जल में खोला तो आयन मिले और आयनों से स्पंदन हुआ। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप कंसेप्टों को भी समझते जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो रही इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो इनके बीच अंतर है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। केवल हम डेफिनेशन और इनसे ही काम चल तो जाता है, लेकिन एग्जाम्पल लिख देंगे तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। अर्थात हमें एग्जाम्पल आवश्यक रूप से अंतर में लिखने चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है किसका? दिक लवण का। तो लेकर के देखें दिक लवण का एग्जाम्पल। दिक लवण का एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिए हैं। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ फिटकरी का ही ले लेता हूँ। क्या नाम है फिटकरी का एग्जाम्पल का? A2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O फिटकरी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? मोहर लवण ले सकते हैं। आपने लिया होगा, अभी लिया था FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। कार्नेलाइट ले लो, KCl MgCl2.6H2O, ये भी यहीं का एग्जाम्पल है। आप एक और ले सकते हो, क्रोम एलम ले सकते हो, क्रोम एलम
क्रोमेलम इंपॉर्टेंट कुछ बनता है यहाँ पे, क्या है K2SO4 Cr2SO4 का होल प्राइस .24H2O। कुछ नहीं करना, केवल एल्यूमिनियम की जगह पर क्या लिखना है, क्रोमियम लिखना है, क्रोमेलम बन जाएगा। और यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहेंगे आप लोग तो यहाँ पर भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, जैसे अभी हमने लिया था K4 FeCN का होल 6, और क्या ले सकते हैं आप लोग, एक और ले सकते हो CuNH3 का होल 4 SO4। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो PtCl4 PdBr4 ले सकते हो, बहुत सारे हैं बेटा। यहाँ जरूरी नहीं है कोई सरल आयन आए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरल आयन नहीं आए, ठीक है, तो वो भी अपन थोड़ा और आगे बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई ना कोई सरल आयन आना भी जरूरी है, नहीं, दोनों क्या आ सकते हैं, जटिल आयन भी आ सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो ये तो था हमारा एक अंतर, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं इस चीज को, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कवर हो रही होंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक अंतर। उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत आसान सवाल हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। ऐसे बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, दो ही हैं, मैं चाहूंगा कि वो 5 मिनट में यहाँ पे कवर हो जाए, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चलो हम लेते हैं। एक सवाल है, ऐसा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि K4 FeCN का होल 6 में आयनों की संख्या कितनी है, आयनों की संख्या। बच्चे ये फिक्स नहीं है कि वो सरल आयन पूछ रहा है, जटिल आयन पूछ रहा है, वो केवल ये पूछ रहा है कि आयनों की संख्या कितनी है, आयनों, कुल आयनों की संख्या कितनी है, ऐसे भी पूछ सकता हूं। यहाँ आयनों की संख्या अर्थात कुल आयनों की संख्या, यहाँ मैं एक वर्ड और लगा देता हूँ, कुल आयनों की संख्या। तो आपको सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि ये जो कंपाउंड है वो कौन कौन से आयन देगा। तो मैं आपको बता देता हूं, या फिर आप पहले से जान रहे हो कि ये संकुल यौगिक सा दिखाई दे रहा है, संकुल लवण दिखाई दे रहा है। मैं बात करता हूं K4 FeCN का होल 6। मैं बात करता हूं तो ये ऐसा करता है कि आयनों में वियोजित हो जाता है, जल में घोलेंगे तो आयन देगा कौन कौन से आयन देगा, एक तो K प्लस आयन देगा और एक देगा FeCN का होल 6 -4 आयन देगा कि नहीं देगा। तो एक आयन तो ये दिया, एक आयन, तो कुल आयनों की संख्या 1 2 नहीं। इससे पहले हमें इस रिएक्शन को संतुलित भी करना होगा, अर्थात यहाँ पोटेशियम कितने हैं 4, तो यहाँ भी हमें पोटेशियम कितने बनाने हैं 4। तो देखो भाई यहाँ 4 पोटेशियम बन गए, यहाँ Fe कितना है 1 है, यहाँ Fe 1 है, यहाँ पर Cn कितने हैं, Cn कितने हैं यहाँ पे 6, यहाँ पर Cn 6, ठीक है। अब देखो आवेश को भी संतुलित करो, तो यहाँ आवेश कितना है, इस यौगिक पर आवेश मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 0 है। इधर देखो आवेश कितना है, इसके ऊपर +1 है, लेकिन 4 + 1 है, तो +4 प्लस ये -4, तो -4 जोड़ो इनको तो ये भी 0, अर्थात आवेश भी संतुलित है। अब हम कह सकते हैं कि आयनों को हम, आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या हम बता सकते हैं कि 4 तो पोटेशियम आयन है, क्या है भाई 4 पोटेशियम आयन है, एक FeCN का होल 6 -4 आयन है, तो अर्थात 4 + 1 = 5 आयन। ठीक है बेटा, बहुत आसान है कि नहीं, बिल्कुल। ये एक ऐसे और कहता है, एक एग्जांपल ऐसे और बनता है, आप देखो क्वेश्चन है, समझेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। कहा ये जा रहा है कि भाई कि FeSO4, क्या कहा मैंने, FeSO4 व अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस SO4। अरे बात समझ में, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से बना हुआ योगात्मक यौगिक, क्या कहा,
फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से बना हुआ योगात्मक यौगिक 6H4 काम आएंगे यहाँ पे। यौगिक Fe+2 आयन का Fe+2 आयन का परीक्षण देता है, परीक्षण देता है। क्या कहा हमने कि Fe+2 आयन का परीक्षण देता है, जबकि ध्यान से देखना, जबकि FeCN2 व 4KCN अर्थात 1:4 में बना हुआ योगात्मक यौगिक Fe+2 आयन का परीक्षण नहीं देता, परीक्षण नहीं देता। क्यों? तो क्या कहेंगे हम ये कहेंगे कि FeSO4 और अमोनियम सल्फेट मिल करके एक दिक् लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? दिक् लवण। क्या नाम बनता है दिक् लवण का? मोहर लवण। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.24 6H2। तो ये एक बना दिक् लवण, और दिक् लवण में हम सभी सरल आयनों का परीक्षण कर सकते हैं। ये प्रश्न बनेगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और जब FeCN और KCN, FeCN का होल ट्वाइस और KCN का 1:4 में रिएक्शन करवाई जाती है, तो Fe+2 का परीक्षण नहीं देता, क्योंकि इनसे बनने वाला एक कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, अर्थात ये बनेगा K4FeCN का होल 6 ये आयन बनेगा। यहां पर Fe क्या है? वर्गाकार कोष्टक या गुरु कोष्टक के अंदर, इसके अंदर जो उपस्थित आयन है उनका परीक्षण नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो हम क्या कह देंगे कि Fe+2 का परीक्षण नहीं कर सकते। ऐसे करके हम इस सवालों के जवाब भी इसी प्रकार देंगे, क्योंकि यहाँ कौन बनता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है बच्चे। ठीक है, चलो आप इस बात को भी याद रखेंगे। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या फिर शब्दों की परिभाषाएं। ठीक है, लेते हैं हम उस टॉपिक को। बिटा दें इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको बेसिक आ रहा है तो आप आगे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से मूव कर पाओगे, वरना कुछ भी हो सकता है, इधर उधर हो जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कभी चैप्टर हो गया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे टॉपिक आपको नए मिल रहे हैं यहाँ पे जो आपने कभी 11th क्लास में नहीं पढ़े। इसीलिए इस चैप्टर को कभी भी पढ़ाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको 9वें नंबर पे पढ़ाया जाए, इसे हम पहले नंबर पे पढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने अभी ये किया ही। खैर, तो हमने हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित, उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, या फिर हम कह सकते हैं भाई साहब परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अच्छा लग रहा है ये नाम, इसलिए हमने परिभाषाएं वर्ड लगा दिया। खैर, बोर्ड पे थोड़ी राइटिंग बेहतर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको बोलने से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम बोलते लगातार हैं, एक ही चीज को 2 बार 3 बार बोल रहे हैं, तो आप उस चीज से ज्यादा समझेंगे। खैर, तो शब्दावली के लिए तो मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेता हूं और देखता हूं कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें समझनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने भाई साहब एक एग्जांपल ले लिया, बहुत आसान एग्जांपल है और करोड़ों बार यूज कर पाएंगे हम उसको। K4FeCN का होल 6,
जानते हैं आप लोग इसको, यही लिया था, काफी बार यूज कर चुके हैं इसको। अब इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं कि हम इनको क्या कहते हैं। जैसे यदि हमने बात की कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सामान्य आयन। क्या बोलते हैं भाई? सामान्य आयन, या फिर इसे और कुछ नाम से जानते हैं, सरल आयन भी बोल देते हैं, सरल आयन। ठीक है। और इसको एक फेमस नाम स्टार डाल करके लिख दो, इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोलते हैं समन्वय, सॉरी आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल या फिर आयन सत्ता। बेटा ये शब्द हैं, आपको याद रखना है। क्या? आयन मंडल या आयन सत्ता। और एक फेमस नाम और है इसका, काउंटर आयन। क्या है? काउंटर आयन। इसको और किस नाम से भी जाना जाता है भाई? काउंटर आयन के नाम से भी जाना जाता है। सरल आयन होता है, आयनित होने वाला क्षेत्र भी बोल देते हैं इसे। और क्या बोल देते हैं भाई? अरे क्या लिखें? आयनित होने वाला क्षेत्र, आयनित होने वाला क्षेत्र। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये चीज आपको बात समझ में आ रही होंगी। और इस फील्ड को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को बोलते हैं समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। अच्छा, इसे बोलते हैं समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। नया नाम लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें पहली बार पढ़ने को मिलती हैं, आप उसी में से इसको भी समझ लें। समन्वय मंडल, या फिर इसे मंडल को एक शब्द से और लिख सकते हैं, सत्ता। जैसे हमने यहां पर लिखा था आयन मंडल या आयन सत्ता। ठीक है। इसी का ही एक बहुत आसान नाम है जो आप बार बार सुनेंगे, इसे उप सहसंयोजन मंडल भी बोलते हैं। उप सहसंयोजन मंडल। और इस मंडल वर्ड की जगह आप सत्ता भी यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है, आसान है कि नहीं? चलिए, ये दो चीजें थी। अब बात आती है कि इस आयन मंडल, सॉरी समन्वय मंडल में ये कौन है? ये इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, या परमाणु की जगह हम एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आयन। क्या बोल सकते हैं? आयन। सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल आयन। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या है? ये इन्हें बोलते हैं लिगेंड। ये भी वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? ये होते हैं, अर्थात मैं क्या कह रहा हूं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, वो उसके बाद आने वाले जितनी भी स्पीसीज हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। आप समझ रहे होंगे हमारी इन बातों को। चलो, ये लिगेंड हो गया। उसके बाद एक चीज और दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये 6 जो लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसका नाम भी है, इसे बोलते हैं समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? उप सहसंयोजन संख्या। संयोजन संख्या, इसे क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजन संख्या। बात आ रही यहां तक समझ में? ये ही चीजें हैं जो हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, अर्थात ये शब्द हैं जिनकी हमें परिभाषाएं पढ़नी है। इसका मतलब एक परिभाषा तो ये रही, एक ये रही, 2, 3, 4 और ये 5 डेफिनेशंस पढ़नी है। चलो हम इनके बारे में बात कर लेते। एक बार हम देख लेते कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सामान्य आयन, सरल आयन, आयन मंडल, काउंटर आयन, आयनित होने वाला क्षेत्र। तो आप किसी को लिख दो, मैंने यहां लिख दिया सामान्य आयन। सामान्य आयन पहली डेफिनेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है समन्वय मंडल। क्या है भाई? समन्वय मंडल। दूसरा काम क्या है आपका? समन्वय मंडल, या फिर आप इसे और क्या कह सकते हो? उप सहसंयोजन मंडल। खैर वो मैं वहां लिखवा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी डेफिनेशन क्या बन सकते? केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन। केंद्रीय धातु
परमाणु, या फिर हम इसे क्या और बोलेंगे, आयन, आयन भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या को पढ़ेंगे। चौथा क्या है, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, उपसय संयोजन संख्या। ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसे उपसय संयोजन संख्या बोलें। और पांचवा जो है आपका वो है लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड। ठीक है, हम इनको पढ़ेंगे। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं मेन। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले सामान्य आयन, और उसके बाद हम समन्वय मंडल, केंद्र, सबको पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप इसको नोट करेंगे, फिर आप सबसे पहले हेडिंग, और नोट करने का बहुत आसान तरीका ये होता है, वीडियो चल रही हो तो उसे पॉज कर देंगे और उसके बाद आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ये आप ही के लिए है। चलो, सबसे पहली डेफिनेशन हम ले लेते हैं सामान्य आयन, सामान्य आयन। आप साथ ही साथ नोट्स बना करके भी चलेंगे। सामान्य आयन, सरल आयन, आयन मंडल, वाव, कहां तक लिखी, और लिखते जाएंगे जब तक हमारे पास इनको लिखने की सामर्थ्य हो। सामान्य आयन, चलो हम बात कर लेते हैं सामान्य आयन की। तो हमने अभी अभी एक एग्जांपल लिया था, बड़ा आसान एग्जांपल था, K4 FeCN का होल 6। तो डेफिनेशन बनाने वाले हैं हम इसकी। तो क्या होगा बंसा, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि ये वर्गाकार कोष्ठक है, अर्थात गुरु कोष्ठक, गुरु कोष्ठक के बाहर, गुरु कोष्ठक के बाहर उपस्थित स्पीसीज जो गुरु कोष्ठक के साथ आयनिक बंध के द्वारा बंधी है, क्या कहलाती है, आपकी सामान्य आयन कहलाता है, काउंटर आयन कहलाता है, या आयन मंडल कहलाता है। कितना आसान है, क्या कहेंगे, बहुत आसान है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या लिखेंगे, गुरु कोष्ठक, गुरु कोष्ठक के बाहर उपस्थित स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है कोई भी आयन अणु, कुछ भी ले सकते हैं। स्पीसीज का मतलब होता है कोई ना कोई एक क्षेत्र है, कोई ना कोई क्या है, एक क्षेत्र है। जैसे हम इसके बाद यदि हम कहते हैं सामान्य आयन के बाद की स्पीसीज, तो ये बाद की जो पूरी जो ली गई है वो, और यदि हमें एपी के बाद वाली पूछे तो एपी से पहले, सॉरी एपी के बाद तो सीएन, ये भी एक स्पीसीज हो गई। स्पीसीज है एक क्षेत्र, ठीक है, समझेंगे, ऐसे समझ सकते हैं। वैसे स्पीसीज का बायोलॉजी में कुछ अलग मीन होता है, तो आप उस बात को भी हमेशा याद रखेंगे। तो हमने क्या कहा कि गुरु कोष्ठक के बाहर उपस्थित स्पीसीज जो आयनिक बंध के द्वारा, आयनिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं, या फिर बंधी रहती है, जुड़ी रहती है, अच्छा लग रहा है, जुड़ी रहती है, क्या कहलाता है आपका, जुड़ी रहती है, सामान्य आयन, आयनिक बंध के द्वारा। यहां इंपॉर्टेंट यही वर्ड है, किस बंध के द्वारा, आयनिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है, सामान्य आयन कहलाती है, क्या कहलाता है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। और हमने अभी कुछ समय पहले यहां पर बात की थी कि इसको हमने जैसे आयनित किया तो K+ आयन दिया, और FeCN का होल 6 -4 आयन दिए। तो बोलो बच्चे यहां पर आप कि इस आयन का परीक्षण कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यही एक नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है कि सामान्य आयन का परीक्षण किया जा सकता है। बच्चे क्या कर सकते हैं, सामान्य आयन का परीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोर्स कर सकते हैं। कर दिया हमने आयन का परीक्षण। अब बात आती है कि जो आयन मंडल है या सामान्य आयन है, क्या ये हमेशा ही गुरु कोष्ठक से पहले आएगा, क्या बाद में आ सकता है।
जरूर आ सकता है, ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो क्या कह सकते हैं कि सामान्य आयन गुरु कोष्ठक बच्चे, गुरु कोष्ठक को जानना भी जरूर है। इसे कहते हैं गुरु कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। गुरु कोष्ठक से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। आपको आ रही होगी बात समझ में। फिर थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं तो एक चीज और समझ आती है कि सामान्य आयन यदि गुरु कोष्ठक, बच्चे क्या कहा, यदि गुरु कोष्ठक से पहले या फिर हम कह सकते हैं बाईं ओर आ रहा है, बाईं ओर, या फिर इसे क्या कहते हैं पहले आ रहा है, तो वह सामान्य आयन धनायन होगा। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, धनायन होगा। ध्यान से समझें, क्या होगा, धनायन। और यदि वर्गाकार कोष्ठक या गुरु कोष्ठक के दाईं ओर आ रहा है, कौन सी ओर आ रहा है भाई, दाईं ओर, अर्थात बाद में आ रहा है, तो सामान्य जो आयन होगा, सामान्य आयन वो क्या होगा, ये होगा आपका ऋणायन। क्या होगा, ऋणायन। क्या आपको यहाँ कोई दिक्कत, खैर एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे तो हम आपको बता, देखो इससे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, जैसे ये है तो वर्गाकार कोष्ठक से पहले आ रहा है तो K प्लस क्या है, धनायन है, धनायन। यदि एक एग्जाम्पल दूसरा ले लिया मैंने CuNH3 का होल 4 SO4, तो बच्चे यहाँ देखो ये सामान्य आयन के बाद आ रहा है SO4, तो SO4 -2 होता है और ये माइनस है अर्थात ऋणायन आ रहा है। बहुत आसान है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। ये हुआ आपका सामान्य, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या बनने वाली है, दूसरी डेफिनेशन हमारी बन जाएगी समन्वय मंडल। अब देखो, अब एक चीज और यदि हम यहाँ समझना चाहें तो ये क्या होता है, ये आयनित हो जाने वाला क्षेत्र भी होता है, क्योंकि आयनित हो जाते हैं, आयन बन रहे हैं तो आयनित होने वाला क्षेत्र भी हो गया। बहुत आसान है, बड़ा आसान है। थोड़ा आगे चलते हैं, समन्वय मंडल की बात कर लेता हूं मैं। मिटा देते हैं और आप लोग पॉज करके लिख लें। हाँ, तो दूसरी डेफिनेशन हमारी बन जाएगी समन्वय मंडल, या फिर हम कह दें तो इसे उपसह संयोजन मंडल भी बोल देते, उपसह संयोजन मंडल बड़ी आसान है। तो देखो भाई, उपसह संयोजन मंडल बड़ा आसान तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम जान चुके हैं, हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। ठीक है, अब क्या कहा, अब हमें बात करनी है कि समन्वय मंडल क्या होता है, उपसह संयोजन मंडल क्या होता है। तो बड़ा आसान है कि गुरु कोष्ठक के अंदर उपस्थित वर्गाकार कोष्ठक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़े होते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही बात समझ, क्या कह रहे, एक बार और समझेंगे। अरे हमने कहा कि ये समन्वय मंडल है, हमने अभी डेफिनेशन में केवल समन्वय मंडल की बात की। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, आप स्वयं बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जुड़ने पर एक वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। बड़ी आसान, बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हम बोले वो ही हो। समन्वय मंडल क्या है, बड़ा आसान है, केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं, उसे जहां लिखा जाता है वही आपका क्या है, समन्वय मंडल। में और अच्छा लिखने की कोशिश करता हूं, तो देखो लिखेंगे किस प्रकार से, केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड
लीगेंड, या है वैसे लिख सकते केंद्रीय धातु परमाणु से लीगेंड। और ये लीगेंड जो है वो धनायन भी हो सकते, बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है। मैं एक ही डेफिनेशन में सारे कंसेप्ट लिखने की कोशिश करूंगा कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लीगेंड, और लीगेंड भी हो सकते हैं आपके उदासीन हो सकते हैं लीगेंड, और ये लीगेंड आपके हो सकते हैं ऋणायन। परमाणु से जुड़े लीगेंड को एक वर्गाकार या कोष्ठक में क्या लिखते थे, गुरु कोष्ठक, कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसे समन्वय मंडल या फिर क्या कह सकते हैं, उपसह संयोजन मंडल कहते हैं। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं आप। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लीगेंड को एक वर्गाकार कोष्ठक, केंद्रीय धातु परमाणु व से जुड़े लीगेंडों को एक वर्गाकार कोष्ठक में लिखने पर लिखा जाता है, जिसे समन्वय मंडल कहते हैं। कितनी आसान डेफिनेशन। थोड़ा ये कर लेते हैं कि ये भाई जो आपका समन्वय मंडल है ये कैसा होता है। ये धनायन हो सकता है, ऋणायन हो सकता है, उदासीन हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो बच्चे ये सभी प्रकार से पाया जाता है। अर्थात समन्वय मंडल धनायन भी हो सकता है, ये ऋणायन भी हो सकता है, और ये उदासीन भी हो सकता है। क्या कहा हमने, ये धनायन भी हो सकता है, ये ऋणायन भी हो सकता है, और ये उदासीन भी हो सकता है। ठीक है। अब कहोगे सर कैसे, तो बच्चे यहां आपको कौन दिखाई दे रहा है, ये धनायन है, तो ये कौन है, ऋणायन। इससे पहले एग्जांपल लिया था हमने, जैसे हमने लिया था CuNH3 का होल 4 SO4, तो ये धनायन है, ये ऋणायन है। और यदि हम उदासीन की बात करें तो हम कोई भी एग्जांपल इस प्रकार से ले लें। हाँ, जैसे मैंने लिया क्या लो COCN का होल थ्राइस, COCN का होल थ्राइस, इसमें क्या होगा, बिल्कुल ये इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है। और भी यदि कार्बोनिल लेना चाहे तो और भी आसान हो जाएगा, FeCO का होल 5, ये भी एक उदासीन है। ठीक है, FeCO का होल 5। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती है, उदासीन है, ये धनायन है, यहाँ ये ऋणायन है। ठीक, चलो, तो समन्वय मंडल ऐसे भी हो सकता है। अगला क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या बन रहा था, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु, हम उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, आप एक एक करके सबको समझेंगे। मैं बार बार नहीं लिखना चाहूंगा। हाँ, तीसरी डेफिनेशन क्या है अपनी, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, या फिर हम इसको आयन भी बोल देते हैं। अब बताओ केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। बच्चे समन्वय मंडल आ गया तो केंद्रीय धातु परमाणु बहुत आसान हो जाएगा कि समन्वय मंडल में वह धातु आयन जिससे लीगेंड जुड़े हुए रहते हैं उपसह संयोजक बंध के द्वारा, वही आपका क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। बहुत आसान है, मैं लिख देता हूं कि समन्वय मंडल में उपस्थित वह धातु आयन
जिससे लिगेंड उपसहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, बंध से जुड़े रहते हैं। उपसहसंयोजक बंध से क्या रहते हैं भाई, जुड़े रहते हैं। क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है। अब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये सामान्यतः डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बच्चे। किसके होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन, सीएमए केंद्रीय धातु परमाणु कौन होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अर्थात यही सबसे ज्यादा बनाते हैं। अब बनाते भी क्यों है इसके बारे में भी हमने बता दिया था, क्योंकि डी ब्लॉकों के एलिमेंटों के पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। दूसरा कारण क्या बताया था हमने डी ब्लॉक के तत्वों के लिए, हमने बताया था कि इनके पास डी ब्लॉक के तत्वों के पास परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। ठीक है। एक और सबसे बेहतर और बहुत आसान परिभाषा क्या बन सकती है यहाँ पे, कि समन्वय मंडल में, अरे क्या भाई, समन्वय मंडल में सबसे पहले उपस्थित स्पीसीज ही क्या कहलाती है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाती है। क्या आसान है या नहीं है, बहुत आसान है। क्या कह देंगे, तो स्टार डाल करके इसे भी लिख लेना कि समन्वय मंडल में सबसे पहले उपस्थित स्पीसीज क्या कहलाती है, सीएमए कहलाती है। कौन कहलाती है भाई, सीएमए। ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्या है, अगला 3 हो गई। चौथा था उपसहसंयोजन संख्या। ये उपसहसंयोजन संख्या, मैं भी बात करता हूं उपसहसंयोजन संख्या के बारे में। बच्चे लगातार पढ़ना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको 100 में से 100 अंक मिलेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है। और आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे कंसेप्ट बताए जा रहे हैं यहाँ पे, और आशा कर रहे हैं कि समझ में भी आ रहे होंगे। चौथा जो आपका टॉपिक है या डेफिनेशन है, उसका नाम हमने बताया था उपसहसंयोजन संख्या। या फिर इसे क्या बोल रहे हैं, समन्वय संख्या। बहुत आसान टॉपिक है। चलो मैं यही बात करता हूं समन्वय संख्या की। तो बच्चे समन्वय संख्या यही है, और ये सीएन है, और इनके बीच में क्या है, बंध है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है कि नहीं है, है कि नहीं है, जरूर है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हुआ क्या, हुआ ये कि उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पर, या फिर ऐसे कहें कि लिगेंड के द्वारा, किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा सीएमए के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या। क्या कहा भाई, कि लिगेंड के द्वारा सीएमए के साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है आपकी, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या। कितना आसान हो गया, बहुत आसान। तो ऐसे डेफिनेशन लिखनी है, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, फॉर्मूला क्या होता है, लिगेंडों की संख्या गुणा लिगेंडों की दंतुरता, लिगेंडों की दंतुरता।
अर्थात फॉर्मूला किसका, उपसय संयोजन संख्या का, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या बराबर क्या है, लिगेंडों की संख्या गुणा लिगेंडों की दंतुता। लिगेंडों की संख्या तो आपको यही दिख जाएगी, लिगेंड के पास में लिखा हुआ था वो लिगेंडों की संख्या होती है। दंतुरता मतलब होता है कि दाता परमाणु कितने हैं उसके पास, या उपसय संयोजक बंध कितने बना रहा है। जैसे ये एक उपसय संयोजक बंध बनाता है NH3 एक उपसय संयोजक बंध बनाता है, CN है वो एक उपसय संयोजक बंध बनाता है। लेकिन यदि हम किसी द्विदंतुक लिगेंड या त्रिदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड की बात करें, जैसे मैंने बात की EN एथिलीन डाइमीन, तो ये दो उपसय संयोजक बंध बनाता है, तो इसकी दंतुरता हो गई 2। इसकी दंतुरता कितनी हो जाएगी, 2। अर्थात EN नाम का एक लिगेंड है जो दो उपसय संयोजक बंध बनाता है, दो उपसय संयोजक बंध बनाता है, दो लॉन पेयर होते हैं उससे बंध बनाता है, ठीक है। तो जब दो लॉन पेयरों से दो बंध बनाएगा तो उसकी दंतुरता हो जाती है 2। तो भाई बड़ा आसान इसलिए हो गया क्योंकि और ये क्या है, एक दंतुक। तो देखो जैसे मैं इसी की बात करूं तो इसके लिए देखो लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6 गुणा दंतुरता कितनी है, 1, तो इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6। जैसे मैंने एग्जांपल और लिया FeEN का होल थ्राइस, FeEN का होल थ्राइस +2, ठीक, ये ले लिया। अब मैं बात करता हूं कि इसकी दंतुरता क्या है, तो आप ऐसे मत कह देना कि डायरेक्ट 3 नहीं है, क्योंकि लिगेंडों की संख्या 3 है, तो 3 तो लिगेंड हुए, और लिगेंडों की दंतुरता, ये द्विदंतुक लिगेंड है तो 2, तो 3 दुने 6। इसकी जो दंतुरता थी वो 2 थी, और उपसय संयोजन संख्या कितनी आई है, 6 आई है। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। एक चीज और जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि लास्ट का जो पॉइंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं भी वही काम करने वाला हूँ हैशटैग लगा करके। तो देखो बच्चे, यहाँ आपने अभी ऐसे देखा K4 FeCN का होल 6, तो बच्चे आपको ऐसा लग रहा था कि CN क्या बना रहा है, उपसय संयोजक बंध बना रहा है। देखो ध्यान से, CN क्या बना रहा है, उपसय संयोजक बंध, अर्थात CN लॉन पेयर दे करके उपसय संयोजक बंध बना रहा है। और हम लोग जानते हैं, कक्षा 10 में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके होते हैं, 11वीं में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके होते हैं, कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन खाती है, ग्रहण करती है, वो लुईस एसिड होती है। क्या होती है, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और लुईस क्षार होते हैं, वो क्या करते हैं, लुईस क्षार इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं बच्चे, त्यागते हैं। तो बच्चे इलेक्ट्रॉनों को त्याग कौन रहा है, CN। तो बच्चे लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड आपके होते हैं लुईस क्षार, लुईस क्षार। और आपका CN कौन होता है, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। मैं इसी बात को बताना चाहता था आप लोगों को, और इस बात को बता करके अगला टॉपिक हम लिगेंड पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, और लिगेंड को हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे हम सभी लिगेंडों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। लिगेंड में इन सभी डेफिनेशनों में सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन बनती है, लिगेंडों के बारे में जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छा थोड़ा बड़ा है, तो हम उसी को एक पूरे लेक्चर में लिगेंड को कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आशा करता हूँ कि आप यहाँ से बहुत अच्छा मटेरियल ले पा रहे होंगे, ठीक है। और हमारा जो चैनल है, चैनल का थोड़ा सा चैनल के बारे में हम बता देते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस तो आवश्यक रूप से करेंगे, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन आपको लगातार समय समय पर मिलते रहें, इसलिए। तो मैं अपने चैनल का नाम बता देता हूं आपको। चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाल्हा, केमिस्ट्री वाल्हा विनोद सर।
ठीक है बेटा, तो इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो ही करना है लाइक, शेयर करेंगे, और शेयर भी आप तभी करोगे जब पसंद आए, और सब्सक्राइब तो आवश्यक रूप से करेंगे। सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन को तो आवश्यक रूप से ही हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, बेल आइकन, ठीक है। धन्यवाद।